हेलो एवरीवन। तो क्या हाल चाल है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, जो आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं, जो कि समय समय पर संशोधन के जरिए इसमें ऐड करी गई हैं। तो हम इन 12 के 12 अनुसूचियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, और कौन कौन संशोधन के तहत ये 4 और, देखिए 8 थी तो 4 और जोड़ी गई, तो कब कब जोड़ी गई ये भी हम जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं प्रथम अनुसूची की। तो प्रथम अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो इसमें भारतीय संघ के 28 राज्यों और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जो संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। तो 69वें संशोधन के द्वारा जो दिल्ली है उसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। तो दिल्ली क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीय अनुसूची की, यानी कि दूसरी अनुसूची की। तो इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी, जैसे कि राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाला वेतन, भत्ते और पेंशन, इन सबका उल्लेख है। तो जितने भी आपको मैंने नाम बताए हैं, तो उसमें जितनी पदाधिकारी है तो उनके वेतन को लेकर, उनके भत्ते को लेकर, उनकी पेंशन आदि को लेकर का उल्लेख इसमें किया गया है दूसरी अनुसूची के अंदर। ठीक है। उस आगे हम बात करें तीसरी अनुसूची की। तो इसमें विभिन्न पदाधिकारी, जैसे कि मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ। अगर पता होगा जब ये पद ग्रहण करते हैं तो जो शपथ लेते हैं तो उसका उल्लेख हमें तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। ठीक है। जो विभिन्न पद हैं वो जब पद ग्रहण करते हैं, जब शपथ दी जाती है, तो जितना ये उल्लेख है तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं चौथी अनुसूची की। तो इसमें विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। तो आपको पता है राज्यसभा के अंदर अलग अलग स्टेट का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है। तो इसके बारे में बताया गया है चौथी अनुसूची में कि जितने भी राज्य हैं और संघीय क्षेत्र की राज्यसभा में जो है, आपको पता है लोकसभा राज्यसभा होता है, तो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों का कितना कितना प्रतिनिधित्व होगा, इसका जो विवरण है हमें तीसरी अनुसूची में दिया गया है। ठीक है। सॉरी, चौथी अनुसूची में ये दिया गया, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें पांचवी अनुसूची की। तो इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। तो पांचवी अनुसूची के अंदर क्या बताया गया है, विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण को लेकर बताया गया है। आगे हम बात करें छठी अनुसूची की। तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। मतलब कि आपको मैं नाम बताया, असम, मेघालय, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे क्या हैं, ये स्टेट्स हैं, तो उनके प्रशासन के बारे में हमें देखने को उल्लेख मिलता है किसमें, छठी अनुसूची। आगे हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची की। तो उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे को लेकर बताया गया है। आपको पता है कि अगर हम बात करें कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो केंद्र सरकार ज़्यादा पावरफुल होती है अगर हम बात करें पावर के हिसाब से। तो जितनी भी पावर बटी हुई है इन दोनों के बीच में, राज्य सरकार के बीच में, केंद्र सरकार के बीच में, तो हमें सातवीं अनुसूची में देखने को मिलता है। और इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क लगाना, कर लगाने के जो अधिकार है सरकार के, इसी सातवीं अनुसूची में बताया गया है। और इसी के अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो 3 सूचियाँ हैं, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं संघ सूची, जिसे हम केंद्र सूची के नाम से भी जानते हैं। तो सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। तो आपको पता है संघ जो सूची है, इसके अंदर जितने भी विषय हैं, जितने भी बातें बताई गई हैं, उस पर जो कानून बना सकता है वो कौन बना सकता है, केंद्र सरकार बना सकती है केवल। ठीक है। राज्य सरकार नहीं बनाएगी। तो संघ सूची में जितने भी विषय लिखे हैं इस पर कौन कानून बनाते हैं, तो केंद्र सरकार बनाती है। और संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। जब संविधान लागू हुआ था हमारा, तो केंद्र सूची में केवल 97 विषय थे, 97 विषय थे। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्तमान की, तो वर्तमान में लगभग 100 विषय हैं पूरे। ठीक है। कितने, 100। और संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय जैसे आपको बता दूं, जैसे देश की प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले हो गए, युद्ध शांति हो गया, रेल हो गया, डाक और तार, मुद्रा, परमाणु शक्ति, बैंकिंग। तो ये सब क्या है, कुछ मुख्य मैं आपको विषय बता दिए संघ सूची के।
क्योंकि सरकार केंद्र सरकार के अंडर में रहता है, इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का होता है। टोटल 100 विषय वर्तमान में। आगे हम बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची सिंपल है, केंद्र में केंद्र कानून बनाती है और राज्य सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार कानून बनाती है। और राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। मान लो कि कोई विषय क्या है, राष्ट्रीय हित के लिए है, तो उस पर क्या है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। वैसे नॉर्मली तो हम देखें तो राज्य सरकार ही कानून बनाती है, लेकिन अगर कोई विषय राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर कौन बनाएगा, केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। और संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत केवल 66 विषय थे। जब संविधान लागू हुआ था तो 66 विषय थे और केंद्र सूची में 97 थे, उसमें केवल 66 विषय थे राज्य सूची में जब संविधान हमारा लागू हुआ था। वर्तमान में हम बात करें तो 61 विषय हैं, ठीक है, घट गए हैं अब कितने, वर्तमान में कितने, 61 विषय हैं। और राज्य सूची में कुछ विषय शामिल है, जैसे कि हो गया हमारा शांति व्यवस्था, पुलिस, हो गया जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार और न्याय विभाग। ठीक, कुछ मैंने आपको विषय बताया जिस पर कौन अधिकार रखता है, राज्य सरकार अधिकार रखती है और इन पर कानून बना सकती है। ठीक है, आया समझ। आगे हम बात करते हैं समवर्ती सूची की, तो इसमें जितने विषय लिखे हैं उस पर दोनों ही सरकारें कानून बना सकती है, यानी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर जितने विषय आते हैं उस पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, लेकिन कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। मान लो कि राज्य सरकार भी सेम विषय, जो समवर्ती सूची में जितने विषय लिखे हैं सेम विषय पर राज्य सरकार कानून बना रही है और सेम विषय पर ही केंद्र सरकार कानून बना रही है, तो होगा क्या, जो केंद्र सरकार बना रही है ना कानून उस विषय पर, तो उसका कानून मान्य होगा, ना कि राज्य सरकार का। ठीक है, बना दोनों सकते हैं, लेकिन अगर सेम विषय पर बना रहे हो तो केंद्र सरकार का लागू होगा, उसका ही कानून मान्य होगा। और होगा क्या, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार की कानून बनाने के साथ ही खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। और संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे। अगर हम बात करें जब संविधान लागू हुआ था तो समवर्ती सूची में केवल 47 विषय थे, वर्तमान में 52 हो चुके हैं। वर्तमान की बात करें 52 है और संविधान लागू हुआ उस तब कितने, 47 विषय। और आगे हम बात करें समवर्ती सूची के कुछ विषयों की, जैसे कि हो जाएगा दीवानी और फौजदारी कानून और प्रक्रिया, विवाह और तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। तो ये सब क्या है, समवर्ती सूची के कुछ विषय हैं। वैसे तो टोटल 52 है वर्तमान समय की बात करो तो उसके बाद हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की। ठीक है, इसके बाद क्या है, 9वीं अनुसूची जो कि संशोधन के जरिए ऐड करी गई है। ठीक है, आपको वही बताऊंगा मैं। तो हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की, तो इसमें भारत के 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का उल्लेख किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं। कितनी, 14 भाषाएं थीं जब मूल रूप से, यानी कि जब 8वीं अनुसूची बनी थी उस टाइम पर, तो कितनी 14 भाषाएं थीं। लेकिन 1967 ईस्वी में 21 संशोधन किया गया। आपको ध्यान रखना है, 1967 में 21 संशोधन किया गया, जिसमें सिंधी को जोड़ा गया। 1992 में 71वें संशोधन के द्वारा कोंकणी को जोड़ा गया, मणिपुरी को जोड़ा गया और नेपाली को जोड़ा गया। और 2003 में 92वें संशोधन द्वारा 92वां संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो मैंने क्या बताया कि केवल 14 भाषाएं थी मूल रूप से, लेकिन संशोधन के जरिए समय समय पर ऐड कर देगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 21 संशोधन द्वारा जोड़े गया, 1992 में करा गया 71वां संशोधन, उसके बाद 92वां संशोधन को 2003 में 92वां हुआ। उसके बाद बस जितनी टोटल 22 भाषा आपको देखने को मिल सकते हो, गिन सकते हो, टोटल क्या 22 भाषाएं अब आपको देखने को मिलेगी 8वीं अनुसूची के अंदर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची की। तो आपको पता है संशोधन के जरिए ऐड करी गई है, पहले 8 थी केवल मूल संविधान में, अब 9वीं ऐड करी है संविधान में संशोधन के जरिए। तो उसकी बात करते हैं कब ऐड करी गई है। तो संविधान में अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और मिल गया कि आपके लिए जरूरी है कि पहला संशोधन कब हुआ, 1951 में हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या ऐड करा गया, 9वीं अनुसूची को ऐड करा गया संविधान के अंतर्गत इस संशोधन के जरिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से जो राज्य संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, ठीक है, सरकारी काम के लिए। और इस अनुसूची में जितने विषय हैं सम्मिलित, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन एक ट्विस्ट है यहाँ पर, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो बताऊंगा आगे आपको। ठीक है, जितने विषय लिखे हैं उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसको आगे आपको बताऊंगा।
अगर हम बात करें वर्तमान में तो इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। कितने? 284 अधिनियम वर्तमान में इस 9वीं अनुसूची के अंदर। तो देखो अब मैं आपको क्या बता रहा था, हमने कुछ चेंजेस किए गए भाई, इस जितने विषय लिखे हैं उसको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वो क्या है देखो, तो अब तक ये मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, मतलब कि हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा स्थापित किया गया कि 9वीं अनुसूची में जितने विषय शामिल हैं, किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वे मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई कानून है, कोई अधिनियम है 9वीं अनुसूची में जो शामिल है, अगर वो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है तो तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय है वो इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है, मतलब कि उसको हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। कब? 11 जनवरी 2007, आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया आपकी 9वीं अनुसूची। इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की। तो ये संविधान में 52वें संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है, आपको ध्यान रखना है, 52वें संशोधन द्वारा, यानी 52 अमेंडमेंट द्वारा 1985 में, ठीक है। अब इसमें क्या खास था, इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। आपको पता है दल बदल क्या होता है? तो दल बदल में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो एक पार्टी में था उसने दल चेंज करके किसी और पार्टी में चले गया, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि बाबा दल बदल, किसको दल बदल कहते हैं। तो दल बदल से संबंधित जितने प्रावधान है तो उसमें कानून लाया गया दल बदल वाला। तो इसका उल्लेख हमें किस में देखने को मिलता है? 10वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें 11वीं अनुसूची। तो ये अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई है। आपको ध्यान रखना है कि 11वीं अनुसूची 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई है 1993 में। और इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो इसमें जो आपको पता पंचायती राज क्या होता है, तो उसमें पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये 11वीं अनुसूची। आगे हम बात करते हैं 12वीं अनुसूची की। तो ये अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई है 1993 में ही, ठीक है। तो 1993 में 74वें संवैधानिक संशोधन होता है, उसके तहत ही 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। अब इसमें क्या खास था, उसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय शासन, जिसको हम नगर पालिका कहते हैं, ठीक है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए थे। हमने देखा पंचायती राज के लिए 29 विषय दिए गए थे 11वीं अनुसूची के तहत 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं अनुसूची में जो कि 1993 में करा गया और 74वें संवैधानिक संशोधन था, इसमें 18 विषय प्रदान किए गए। किसको? शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को, ठीक है। आया समझ? तो उसमें 18 विषय प्रदान किए गए थे। तो ये तो हो गया हमारा आज का टॉपिक, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। मैं आपको ये बता दी वर्तमान में कितनी हैं और कब कब जोड़ी गई हैं, 4 और। तो फिर भी कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, जितने कुछ पूछना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, जो मैंने आपको बताया, आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।